ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे कि बचपन में उसके फादर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और अब वो काफी ज्यादा स्मार्ट बन चुका था। वो फ्यूचर भी देख सकता था और वो अपनी पावर को हाइड रखता है ताकि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी सके। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसे कि सब कुछ बदल जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मैन वेक्टर जिसका नाम यानो कोजी था उसे दिखाया जाता है, जो कि एक बस में था और उसी बस में एक लड़की एक बूढ़ी औरत के लिए सीट मांग रही थी, पर उसे सीट कोई भी नहीं देता। और इतने में ही यानो कोजी अपने मन में कहता है, मैं ऐसा कम करूँ ही क्यों जिसमें मेरा कोई फायदा ही ना हो। और जो भी ये लाल जैकेट वाले बंदे हैं ये सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और वो स्कूल काफी ज्यादा ओपी था। और इतने में ही वो बूढ़ी औरत उस लड़की से कहती है, बेटा मुझे सीट की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही खड़ी रह सकती हूँ। पर वो लड़की फिर से सीट ढूंढने की ट्राई करती है और यहीं पर यानो कोजी अपने साइड में देखता है और वहाँ पर एक लड़की बैठी थी। पर तभी उनमें से एक लड़की उस बूढ़ी औरत को अपनी सीट दे देती है। कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि अब सभी लोग स्कूल पहुंच चुके हैं और ये यानो कोजी का एक नया स्कूल था जिसका नाम बहुत बड़ा है, तो मैं इसे सिर्फ जापानी स्कूल बुलाऊंगा। और स्कूल काफी ज्यादा सुपीरियर था क्योंकि यहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 100% का था, यानी कि स्कूल से सभी ग्रेजुएट हुए बच्चों को जॉब 100% मिलेगी। और इतने में यानो कोजी स्कूल में एंटर हो ही रहा था कि वो लड़की वहाँ पर आती है जो कि उसके साथ बस में बैठी थी और उसका नाम होरिकिटा था। वो यानो कोजी से कहती है, तो मुझे बस में क्यों देख रहे थे? और यानो कोजी इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। स्कूल में एंटर होने के बाद वहाँ का हेड बॉय न्यू स्टूडेंट्स के लिए स्पीच देता है और उसके बाद हमें क्लास 1D में यानो कोजी को दिखाया जाता है। और इस क्लास डी में वो सभी के सभी बच्चे होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत कमियां होती है और क्लास ए में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। पर यानो कोजी एकदम बिल्कुल परफेक्ट था, पर फिर भी वो क्लास डी में था। और ऐसा क्यों होता है ये तो तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा, क्योंकि यानो कोजी बहुत ही खतरनाक इंसान है और क्लास डी इस स्कूल की सबसे लो रैंक की क्लास थी। और उसके बाद यानो कोजी अपने साइड में देखता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके साइड में सैम वही लड़की है जो कि उसे बस में भी मिली थी। और अब उन सभी क्लासमेट्स के बीच इंट्रोडक्शन करना शुरू हो जाता है और यहाँ पर हम इस एनीमे के डिफरेंट कैरेक्टर से भी मिलते हैं, जैसे कि कुशिडा, हिराटा, सूडो और बाकी गधे स्टूडेंट्स। उसके बाद इंट्रो की बारी हमारे इंट्रोवर्ट पर बहुत ओपी इंसान यानो कोजी की आती है और उसके बाद वो उन लोगों को अपने बारे में बताना शुरू करता है। और उन लोगों को उसके इंट्रो से तो यही लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग पर्सन है। और तभी वहाँ पर क्लास 1D की टीचर आ जाती है और वो उन लोगों से कहती है, तुम अगले 3 साल तक अपनी क्लास को नहीं बदल सकते। और उसके बाद वो उन सभी स्टूडेंट्स को स्कूल के कुछ रूल्स बताती है और वो रूल्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो कहती है, जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन नहीं होती तब तक तुम्हें इसी स्कूल के अंदर रहना पड़ेगा और बाहरी दुनिया में कभी भी जाना नहीं होगा। और यहाँ पर हर चीज को लेने के लिए तुम्हें पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि पैसों की तरह ही काम आएंगे और इनकी हेल्प से तुम कुछ भी ले सकते हो। और उसके बाद हर एक स्टूडेंट को उस मंथ के लिए 1 लाख पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस था और 1 लाख काफी बड़ा नंबर होता है। और स्कूल के अंदर ही इनकी अपनी सिटी भी थी और सिटी में हर वो चीज थी जो कि बाहरी सिटी में भी होती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यानो कोजी कुछ चीजें लेने के लिए एक शॉप में जाता है और तब उसे रियलाइज होता है कि वो पॉइंट सच में पैसों की तरह काम आते हैं। और इसी बात को लेकर यानो कोजी के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि उन लोगों को 1 लाख पॉइंट्स क्यों मिले हैं और भी बहुत सारे। और तभी यानो कोजी नोटिस करता है कि उसी शॉप में कुछ ऐसी चीजें भी है जो कि फ्री में मिलती है और इस चीजें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने कि अपने पॉइंट्स को वेस्ट कर लिया है मंथ के पहले ही। और उसके बाद यानो कोजी को उसी शॉप में होरिकिटा भी मिलती है, पर यानो कोजी नोटिस करता है कि होरिकिटा उस सामान से बहुत सस्ते सामान ले रही है और उन लोगों को लिटरली 1 लाख पॉइंट्स मिले हैं जो कि काफी ज्यादा होते हैं। और ये देखकर वो काफी ज्यादा सस्पिशियस हो चुका था और वो होरिकिटा को एडवाइस करता है कि तुम्हें थोड़े और ज्यादा महंगी चीजें लेनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स अपने पॉइंट्स काफी महंगी चीजों में खर्च कर रहे हैं। कोई PS5 ले रहा था तो कोई बहुत बड़ी गेम्स ले रहा था और कोई अपने पैसे गेम्स में वेस्ट कर रहा था। उसके बाद यानो कोजी कुशिडा नाम की एक लड़की से मिलता है जिसका गोल सिर्फ और सिर्फ यही था कि उसे उस स्कूल के हर एक स्टूडेंट के साथ दोस्ती करनी है। कुशिडा यानो कोजी से हेल्प मांगती है क्योंकि उसे होरिकिटा से दोस्ती करनी थी और यानो कोजी भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो होरिकिटा के पास जाता है और उसके साथ कॉफी पीने के लिए पूछता है, पर इसी बात पर होरिकिटा कहती है, हम तो इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है, पर फिर भी तुम मेरे साथ कॉफी पीने के लिए जाना क्यों जाते हो? इसी बात पर यानो कोजी कहता है, जिस शॉप में मैं जाने वाला हूँ वहाँ पर काफी ज्यादा लड़कियां आती है और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं वहाँ अकेले नहीं जा सकता। और उसके बाद वो दोनों साथ में कॉफी शॉप चले जाते हैं और वहाँ जाते ही एक टेबल खाली हो जाता है और ये पूरा का पूरा प्लान कुशिडा का था क्योंकि कुशिडा को होरिकिटा से दोस्ती करनी थी। और जैसे ही वो शॉप में पहुँचते हैं तभी उनके पास कुशिडा आ जाती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही था। उसके बाद होरिकिटा वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे लोगों के साथ घुलना मिलना
जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसे ये भी पता चल चुका था ये पूरा का पूरा सेटअप कुशिडा ने ही किया है और कुशिडा के कहने पर ही अयानो koji ने उसे वहाँ पर बुलाया था। कुशिडा होरिकिटा से कहती है कि मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, पर होरिकिटा उसके इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर देती है और कहती है मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं पिछले 9 सालों से बिल्कुल अकेली हूँ, तो मुझे इन 3 सालों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मैं बिल्कुल अकेले रहना ही पसंद करूंगी। और उसके बाद अयानो koji और कुशिडा अपने रूम जाने लगते हैं, जहाँ पर अयानो koji को ये पता चलता है कि कुशिडा ने बाकी क्लास के स्टूडेंट्स को भी अपना दोस्त बना लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि दिन बीतते जाते हैं और क्लास का कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई पर कोई फोकस ही नहीं करता और वो सब लोग अपने पैसे उड़ाने में बिजी हो जाते हैं और टीचर भी उन्हें कुछ भी नहीं कहती। ये सब कुछ बहुत ही सस्पिशियस भरी एक्टिविटी थी और अगले महीने की 1 तारीख को किसी भी स्टूडेंट्स को कोई नए पॉइंट्स मिलते ही नहीं है और वो अपनी टीचर से इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं और टीचर उनसे कहती है कि इस मंथ के पॉइंट्स ऑलरेडी उन्हें मिल चुके हैं, पर उनकी क्लास ने बहुत से रूल तोड़े हैं और वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं रहते और इसलिए फर्स्ट मंथ में ही उन्होंने बहुत सारे रूल्स और डिसिप्लिन को ब्रेक किया है और इसलिए स्कूल ने फैसला किया है कि वो लोग क्लास डी के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी कोई पॉइंट्स नहीं देंगे और उन्हें मिलेगा बिल्कुल 0 पॉइंट्स। और जैसे कि और उसके बाद वो टीचर उन्हें बताती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये स्कूल तुम्हें तुम्हारे ग्रेड और परफॉर्मेंस के बेस पर ही पॉइंट देगा, पर तुम्हारे बिहेवियर और डिसिप्लिन के कारण तुम्हें बिल्कुल 0 पॉइंट्स मिले हैं और तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा कि क्लास डी तुम बिल्कुल भी किसी काम के नहीं हो। और इसी बात को सुन के सभी के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि अब उन्हें अपना पूरा का पूरा मंथ सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चे कुछ पॉइंट्स के साथ ही बिताना होगा। सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो लोग इस चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, पर टीचर उन्हें बताती है कि अब ये सब कुछ कहने का तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है। और उसके साथ साथ ही वो टीचर उन्हें ये भी कहती है कि क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम जैसे गधे बच्चों को इतने सारे पॉइंट्स क्यों मिलेंगे, तुम में से किसी ने अपनी कॉमन सेंस का यूज कभी किया ही नहीं और अब तुम लोगों को ये भी पता चल चुका होगा कि इसीलिए तुम लोग क्लास डी में हो। पर तभी हम देखते हैं कि अयानो koji को ये सब कुछ पहले से ही पता था और उसके पास अभी भी 82,000 पॉइंट्स अवेलेबल थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स पूल में चिल कर रहे थे और दूर बैठा अयानो koji बस यही सोच रहा था कि मैं अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना पाया। और तभी उसके पास होरिकिटा आती है और उसे पूछती है कि आखिरकार तुम किस बारे में सोच रहे हो। और उसके बाद वो दोनों एस सिस्टम के बारे में बात करना चालू कर देते हैं, जिसके बारे में उनकी टीचर ने उनसे कहा था ये एस सिस्टम तुम पर हमेशा नजर रखता है और तुम्हारे बिहेवियर और डिसिप्लिन को देखकर तुम्हें पॉइंट्स देता है। और क्लास डी को उसी एस सिस्टम के चलते अपने फर्स्ट मंथ में 0 पॉइंट्स मिले थे और स्टूडेंट्स के पॉइंट से डिसाइड करके कि उसे आगे जाकर कौन सी क्लास में जाना होगा। और आज तक कोई भी क्लास नहीं थी जिसने अपनी फर्स्ट मंथ में ही अपने सारे के सारे पॉइंट्स गवा दिए थे और क्लास डी वो पहली क्लास बन चुकी थी जिसने कि अपने 0 पॉइंट्स फर्स्ट मंथ में ही कर दिए थे। और उसी एस सिस्टम के चलते ही उन लोगों को 0 पॉइंट्स मिलते हैं। और इतने में एक लड़का खड़ा होता है और वो अपनी टीचर से पूछता है कि क्या आप हमें उन चीजों के बारे में बता सकते हो जिससे कि हमें पॉइंट्स मिलेंगे। पर टीचर कहती है कि तुम्हें इन चीजों के बारे में खुद ही सोचना होगा। और उसके बाद उनकी क्लास टीचर बाकी क्लास के पॉइंट्स उन्हें बताती है और क्लास ए के पास इस टाइम पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे और जो कोई पॉइंट्स भी स्कूल ने उन गधे बच्चों को दिए थे यानी कि क्लास डी के स्टूडेंट्स को, उन लोग सभी के सभी पॉइंट्स को गवा दिया था। कुशिडा टीचर से पूछती है क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम प्रमोट हो सकते हैं। और इसी बात पर क्लास टीचर ने बताती है कि अगर तुम किसी दूसरी क्लास से ज्यादा पॉइंट्स को अचीव कर लो तो तुम प्रमोट हो जाओगे और अगर तुम लोग मिड टर्म एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे तो क्या पता तुम्हें ज्यादा पॉइंट्स भी मिल जाए और तुम लोग प्रमोट हो जाओ। यानी कि अगर क्लास डी को पॉइंट्स चाहिए तो उन लोगों को अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना होगा, यानी कि उनके पास लास्ट ऑप्शन यही था, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें अपने मिड टर्म के एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करना होगा और जो कोई भी मिड टर्म एग्जाम में फेल होगा वो इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं होरिकिटा और अयानो koji इसी बात में बात कर रहे थे कि अगर उन्हें पॉइंट्स चाहिए तो सबसे पहले उन्हें उस मिड टर्म के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना होगा और तभी वो लोग क्लास सी में प्रमोट हो गए। और अगर उन लोगों को फ्यूचर में जाकर अच्छी जॉब चाहिए तो उन लोगों को क्लास ए तक पहुंचना ही होगा। और यहाँ हिराटा पूल पर अपने सभी दोस्तों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है कि हमें मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म करना ही होगा और तभी हमारी क्लास को पॉइंट्स मिलेंगे। पर सूडो उसकी इस बात को टाल देता है और वो यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और ये पूरा का पूरा इंसिडेंट होरिकिटा का भाई यानी कि वो हेड बॉय देख रहा था। वो क्लास ए के कुछ मेंबर्स के साथ बैठा था और वो लोगों को बोलता है कि तुमने इस बार बहुत अच्छे पॉइंट्स को कलेक्ट किया है और उसके बाद वो लोग उस एस सिस्टम के बारे में बात करना चालू कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं
कि क्लास डी के स्टूडेंट्स एक दूसरे से पॉइंट्स बोरो कर रहे थे क्योंकि उनमें से बहुत ज्यादा लोगों ने अपने पॉइंट्स वेस्ट कर लिए थे। और इतने में ही होरिकिटा यानुकोजी को बोलती है कि मुझे तुम्हें एक ट्रीट देनी है और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। होरिकिटा यानुकोजी को एक बहुत ही फैंसी होटल में जाती है और वहां जाकर उसे बहुत महंगा महंगा और अच्छा खाना खिलाती है। और जैसे ही यानुकोजी उस खाने की पहली बाइट लेता है, होरिकिटा उसे काम की बात बताना शुरू कर देती है और वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्लास डी के हर एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करे और हमें क्लास ए तक पहुँचना है। और होरिकिटा का भी बस सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रीम था कि उसे किसी भी हालत में क्लास ए तक पहुँचना है और अपने भाई जितना ही पावरफुल बनना है। और होरिकिटा का मैन प्लान ये था कि जो भी क्लास डी के बुरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए वो लोग अलग से ही पढ़ाएंगे और उनके लिए अलग ही ग्रुप बना लेंगे। और सी चीज में होरिकिटा को यानुकोजी की हेल्प चाहिए थी। उसके बाद यानुकोजी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा खाना खाया है और इसीलिए अब मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यानुकोजी अब हर एक स्टूडेंट के पास बारी बारी करके जा रहा था और वो सभी पागल लड़के इस सॉफ्टवेयर को ठुकरा देते हैं। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। अब यानुकोजी काफी ज्यादा थक चुका था और इसलिए वो रेस्ट करने के लिए लेट जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे ये काम करना ही होगा। तो वो सबसे पहले कुशिडा को कॉल करता है, अरे वही लड़की जिससे सबसे दोस्ती करनी थी। और उसके बाद वो कुशिडा से इस टास्क में हेल्प मांगता है। यानुकोजी उसे पूरी की पूरी बातें बताता है कैसे होरिकिटा एक नया स्टडी ग्रुप बना रही है और इसमें उन लोगों को उसकी हेल्प चाहिए। और कुशिडा भी उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। कुशिडा जल्दी से दो बच्चों को मैसेज करती है और वो लोग सीधा मान जाते हैं क्योंकि उन लोगों को कुशिडा बहुत ज्यादा क्यूट लगती थी, पर बदले में कुशिडा भी उनके ग्रुप को ज्वाइन करेगी। और यानुकोजी ये पूरी की पूरी बात होरिकिटा को बता देता है, पर होरिकिटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कुशिडा उनके ग्रुप में आकर पड़े और वो इस बात के रिलेटेड मना कर देती है। पर अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो ग्रुप चालू हो चुका है और होरिकिटा उन सभी के सभी बुद्धू बच्चों को पढ़ा रही है, पर वो उन्हें बड़े ही अजीब वे से पढ़ा रही थी क्योंकि बात बात पर वो उनकी बेइज्जती भी कर रही थी। अरे यार ये तो नर्सरी क्वेश्चन है, क्या तुम्हें ये भी नहीं आता? ये सुनकर सूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अब उसे होरिकिटा पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और उसके बाद वो उस ग्रुप को छोड़कर निकल जाता है और बाकी दो बच्चे भी सेम यही रीजन देते हैं क्योंकि उन लोगों को होरिकिटा काफी ज्यादा अकड़ू टाइप की लगती थी। और इसी तरह से वो तीनों लोग उस ग्रुप को लीव कर देते हैं। और इसी के साथ साथ होरिकिटा और कुशिडा के बीच भी थोड़ा झगड़ा चालू हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है और यानुकोजी एक ड्रिंक लेने के लिए बाहर आता है, पर तभी वो कुछ अजीब सी वॉइस को सुनता है और जैसे वो वहां पर जाता है वो देखता है कि होरिकिटा और उसका भाई यानी कि वो हेड बॉय उसे बहुत डांट रहा था और उसका भाई उसे बहुत बुरा भला बोल रहा था। और होरिकिटा ये बात सुनकर कुछ भी कर नहीं पा रही और वो उसे ये कह रहा था कि होरिकिटा सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैश है और वो अभी भी क्लास डी में ही है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो होरिकिटा को मारने वाला था, पर इतने में ही वहां पर यानुकोजी आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट कर देता है। वो हेड बॉय यानुकोजी पर भी अटैक करना चालू कर देता है, पर यानुकोजी उस हेड बॉय के अटैक को बहुत स्मूथली वे से डॉज कर देता है। और तब वो हेड बॉय यानुकोजी से कहता है, हाँ मुझे पता चल चुका है कि तुम कौन हो। तुम वही स्टूडेंट हो ना जिसके एंट्रेंस एग्जाम के सभी एग्जाम में 50 मार्क्स आए थे, यहाँ तक कि तुम्हारे क्विज में भी 50 मार्क्स आए थे। तुम काफी ज्यादा यूनिक हो। और होरिकिटा मुझे लगा नहीं था तुम कभी किसी को अपना दोस्त भी बना सकती हो। उसके बाद होरिकिटा अपने भाई को बताती है कि वो उसका कोई दोस्त नहीं है, पर तभी उसका भाई उसे बताता है कि अगर तुम्हें क्लास ए तक पहुंचना है तो वो कभी भी उसे अकेला नहीं पहुंच सकती, उसे सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा। और उसके बाद होरिकिटा यानुकोजी से कहती है कि आखिरकार तुमने हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स कैसे लाए, पर यानुकोजी इस बात को डॉज करते हुए कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही था। और उसके बाद यानुकोजी होरिकिटा से कहता है कि क्या तुम सच में स्टडी ग्रुप को क्लोज करना चाहती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जिस दिन उनका एग्जाम था। क्लास डी का हर एक स्टूडेंट उस एग्जाम को पास करने की बहुत कोशिश करते हैं और उसी के साथ साथ उनका रिजल्ट भी आ चुका था जिसमें कि क्लास डी का हर एक स्टूडेंट पास हो चुका था, यानी कि अब उनकी क्लास से कोई भी निकलेगा नहीं। और उनकी क्लास के हर एक स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और ग्रामर में बहुत अच्छा स्कोर किया था। और इसी बात पर वो सभी लोग कुशिडा को थैंक यू बोल रहे थे और ऐसा वो इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि कुशिडा ने उन लोगों को फेल होने से बचाया था। वहीं पर हमें होरिकिटा और यानुकोजी को भी दिखाया जाता है और होरिकिटा ये समझ चुकी थी कि हो ना हो इन सभी के पीछे जरूर यानुकोजी का ही हाथ होगा। कुशिडा तो इतनी स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जब यानुकोजी सूडो को स्टडी ग्रुप में ले जाने के लिए ढूंढ रहा था तब सूडो क्लास सी के कुछ बंदों से लड़ रहा था जिसका नाम रुइन था। वो लोग लड़ने ही वाले थे कि इतने में एक लड़की वहां आ जाती है जिसका नाम इचिनोसे था और वो उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी लड़ने नहीं दूंगी और अगर तुम लोगों ने फिर भी लड़ाई की मैं तुम्हारी स्कूल की सिक्योरिटी पर कर लूंगी। रुइन अपने दोस्तों को लेकर उस जगह से जाने लगता है, पर इतने में ही वो सूडो को बहुत बुरा भला कहता है जिसे सुनकर सूडो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। और उसके बाद सूडो रुइन को मारने के लिए उसके पीछे जाने वाला होता है कि इतने में
अयानो कोजी उसे रोक देता है और उसके बाद इचिनो से सुडोको रुइन से बचकर रहने की सलाह देती है क्योंकि वो स्टूडेंट काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अयानो कोजी सूडो से बात करने की कोशिश करता है पर सूडो अपना बैग उठाकर वहाँ से चलने लगता है। अयानो कोजी अभी भी उसे बस एक ही बात बोला था कि तुम्हें पढ़ना होगा और तभी तुम पास हो जाओगे मिड टर्म के एग्जाम में, पर सूडो को उसकी कोई भी बात समझ आती नहीं है और वो उसे कहता है अगर मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो मैं 1 महीने के अंदर कैसे पास हो जाऊंगा, भाई क्या पागल है बंदा। अयानो कोजी को पता चलता है कि वो सूडो उसकी कोई भी बात मानेगा नहीं और चाहे वो उसे जितना भी समझाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अयानो कोजी अपने दूसरे प्लान को यूज करता है। वो नेक्स्ट मॉर्निंग कुशिरा को लेकर एक सीनियर के पास जाता है और वो सीनियर सेकंड ईयर की क्लास डी में था और अयानो कोजी नोटिस करता है कि वो सीनियर बहुत ही ज्यादा बुरा खाना खा रहा होता है और अयानो कोजी को ये पता चल चुका था कि वो वही खाना है जो सबको फ्री में मिलता है, यानी कि उस सीनियर के पास कुछ भी ज्यादा पैसे नहीं है जिसकी हेल्प से वो अच्छा खाना खा सके। अयानो कोजी उस सीनियर से एक डील करता है और वो उसे कहता है कि क्या आपके पास फर्स्ट टर्म के एग्जाम अवेलेबल है और अगर आपने मुझे वो दे दिए तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे दूंगा। सीनियर उसे पूछता है कि उन एग्जाम के लिए तो मुझे कितने पॉइंट्स दोगे, तो अयानो कोजी से कहता है कि मैं तुम्हें 10K पॉइंट्स दूंगा यानी कि 10,000। पर सीनियर कहता है अगर तुम्हें वो एग्जाम चाहिए तो मैं 30,000 में वो लूंगा। पर अयानो कोजी 30,000 में ऐसी चीजों को बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता और उसी के साथ साथ कुशिरा अपनी क्यूटनेस स्किल का यूज करती है उस सीनियर पर और उस सीनियर को कन्विंस करने की कोशिश करती है जिसके कारण वो सीनियर 15,000 में मान जाता है। भाई क्या है ये। और अब उन लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल चुके थे यानी कि अब वो लोग पास हो सकते हैं। और उसके बाद कुशिरा और अयानो कोजी एक बेंच पर बैठ चुके थे और वहाँ वो लोग इस बात की रिगार्डिंग बात कर रहे थे। कुशिरा अयानो कोजी से पूछती है कि आखिरकार वो उन PYQ का करेगी क्या और अयानो कोजी भी बताता है कि जरूर इन एग्जाम में बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो गए और जिन्हें पढ़कर वो लोग फेल नहीं हो गए। और उसके बाद वो सीनियर अयानो कोजी को वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे देता है और जब अयानो कोजी उन्हें चेक करता है उसे पता चलता है कि एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और एक क्वेश्चन पिछले बहुत सालों से रिपीट होते आ रहे हैं। और उसके बाद अयानो कोजी कुशिरा से कहता है कि इनके बीच मेरा नाम नहीं आना चाहिए और तुम इस बात का पूरा क्रेडिट अपने सर पर ले सकती हो। और इसी बात को सुनकर कुशिरा सीधा मान जाती है और उसके बाद हमें एग्जाम के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि कुशिरा उन प्रीवियस क्वेश्चन को क्लास के हर बच्चे को दे देती है और वो उन्हें बताती है कि ये पेपर जरूर रिपीट होगा और अगर तुम लोग इस पेपर के क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो क्या पता तुम लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर करोगे। और इन बातों को सुनकर वो सभी के सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि उनकी क्लास टीचर भी उनसे यही कह रही है कि मुझे तुम लोगों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतने अच्छे मार्क्स को स्कोर करोगे, पर अभी भी तुम में से एक बच्चा फेल हो चुका है क्योंकि उसके इंग्लिश में फेलिंग मार्क्स मिले हैं। सूडो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार वो फेल कैसे हो सकता है। टीचर उसे बताती है कि अगर उसे पास होना है तो उसे 40 मार्क्स लाने होंगे, पर लेकिन उसके इंग्लिश में 39 मार्क्स आए हैं यानी कि वो सिर्फ एक नंबर से फेल हो चुका है। हाय हाय दुख दर्द पीड़ा। और इतने कहने के बाद ही वो टीचर उस क्लास से बाहर चली जाती है और अब सूडो स्कूल से निकलने वाला है क्योंकि उसके 39 मार्क्स आए हैं और वो इंग्लिश में फेल हो चुका है। और अगर सूडो स्कूल से निकला तो क्लास डी कभी भी क्लास ए तक पहुंच नहीं पाएगी। और उसके बाद अयानो कोजी कुछ सोचता है और उसके बाद अयानो कोजी टीचर के पीछे जाने शुरू कर लेता है और उसके बाद वो फाइनली टीचर के पास आ जाता है और वो सीधा पॉइंट की बात उस टीचर से कहता है और वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप सूडो को टेस्ट में 1 नंबर ऐड कर ले और उसे पास कर दे और उसके बदले में मैं आपको पॉइंट्स देने के बिल्कुल तैयार हूँ। पर ये सुनकर वो टीचर हंसने लगती है और कहती है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो अयानो कोजी। अयानो कोजी से कहता है कि स्कूल के पहले दिन आपने ही कहा था कि हम पॉइंट से इस स्कूल में कुछ भी खरीद सकते हैं और इन रूल्स को इस हिसाब से हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। टीचर उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे 1 लाख पॉइंट्स दे दिए तो मैं सूडो को पास कर दूंगी, पर अयानो कोजी के पास इतना ज्यादा पॉइंट्स होते ही नहीं है। और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे से होरिकिटा भी आ चुकी थी और वो कहती है कि बाकी के पॉइंट्स मैं दे दूंगी, पर आप जैसे तैसे करके सूडो को पास करा दो क्योंकि अगर सूडो गलती से भी इस स्कूल से निकला तो क्लास डी कभी भी क्लास ए तक पहुंच नहीं पाएगी और ऐसा करके उन दोनों का ड्रीम ही अधूरा रह जाएगा। और उसके बाद होरिकिटा ये भी कहती है और मुझे नहीं पता कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होगा कि आखिरकार हमारी क्लास का एक स्टूडेंट बाहर निकल जाए। और अब वो टीचर भी कन्विंस हो चुकी थी पर जाते हुए और वो उन दोनों को बोलती है कि आज तक इस पूरे स्कूल की हिस्ट्री में कभी भी कोई क्लास डी क्लास ए तक नहीं पहुंची और चलो तुम दोनों को देखते हैं कि क्या तुम लोग पहुंच भी पाओगे क्लास ए तक या फिर नहीं। मैं दूर से तुम लोगों को नोटिस करते रहूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि होरिकिटा और अयानो कोजी एक बेंच पर बैठे होते हैं और वो दोनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग बात कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि इस टाइम पर क्लास ए के पॉइंट्स हमसे काफी ज्यादा है और
लिटरली उनके पॉइंट्स 1000 है और हमारे सिर्फ 80 पॉइंट्स है। और तब क्लास डी के कुछ बच्चे सूडो के पास उनकी खुशी में पार्टी कर रहे थे और वो पार्टी अयानो जी के रूम में हो रही थी। और उसके बाद अयानो जी उन लोगों को पूरी की पूरी बात बताता है कि आखिरकार कैसे होरिकिटा ने सूडो को स्कूल से निकलने के लिए बचाया। और उसके बाद अयानो जी होरिकिटा को पूरा का पूरा क्रेडिट दे देता है। पर इस बात को सुनकर कुशिडा थोड़ी बहुत नाराज हो चुकी थी और जब पार्टी खत्म होती है वो सभी के सभी लोग निकल जाते हैं। और तब अयानो जी नोटिस करता है कि कुशिडा का मोबाइल उसके ही रूम में चले गया है और वो उसका फोन रिटर्न करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। और उसके बाद वो देखता है कि कुशिडा एक अलग जगह जा रही होती है। वो कुशिडा का एक अलग ही चेहरा दिखता है और कुशिडा कह रही होती है, होरिकिटा तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो तो तुम जीत गई, ऐसा कभी नहीं होने वाला और मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। वो अपना गुस्सा एक रॉड पर निकाल रही होती है और अयानो जी उसकी इन हरकतों को पेड़ के पीछे से रहकर देख रहा होता है। और इतने में ही कुशिडा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसकी साउंड के कारण कुशिडा को पता चल चुका था कि उसके पीछे कोई ना कोई तो जरूर है और 100% उसने उसकी पूरी की पूरी हरकतों को देख लिया है। कुशिडा अयानो जी को धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने कभी भी किसी को बताया कि मैं ऐसी हूँ तो मैं तुम पर हरासमेंट का केस डाल दूंगी। और वो अयानो जी के हाथ को अपने चेस्ट पर रख लेती है और उसके के साथ साथ वो अयानो जी के फिंगरप्रिंट्स को भी अपने चेस्ट पर ले लेती है। और अब उसके पास इस चीज का सबूत भी था और अयानो जी इस बात को सीक्रेट रखने का प्रॉमिस कुशिडा से कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास बी को दिखाया जाता है और उनकी क्लास टीचर बहुत ज्यादा पियक्कड़ थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीती थी। और उसके बाद वो क्लास बी को उनके पॉइंट्स बताती है और उसके बाद गहरी निद्रा में सो जाती है। क्लास बी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उनके पॉइंट्स पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बड़े थे। और तब वो स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करना चालू कर देते हैं और कहते हैं ये पॉइंट जरूर एग्जाम के कारण हो गए, काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन किया था। और उस एग्जाम को इचिनो से लीड कर रही थी और साथ साथ वो उस क्लास की मॉनिटर भी थी। इचिनो से कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है और ये सब कुछ बस तुम्हारी ही मेहनत है। पर उसके क्लासमेट्स उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और वो लोग उसमें जाके लटक जाते हैं। और इचिनो से का भी यही गोल था कि उसे कैसे भी करके क्लास ए तक पहुंचना है। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि अयानो जी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। वो लिफ्ट के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि होरिकिटा और कुशिडा साथ में लिफ्ट में है। और अयानो जी कुशिडा को देखकर उसका रात वाला सीन याद आ जाता है और वो बस यही सोच जाता है कि आखिरकार कुशिडा का रियल फेस कौन सा है, ये क्यूट वाला या फिर वो जो उसने कल रात देखा था। उसके बाद वो लोग स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। अयानो जी होरिकिटा से कहता है कि आखिरकार वो और कुशिडा साथ में कैसे आए क्योंकि होरिकिटा को कुशिडा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और होरिकिटा से बताती है कि जब वो स्कूल जाने के लिए अपने रूम से निकली तो कुशिडा उसका वेट कर रही होती है। और इसके बाद वो दोनों साथ में लिफ्ट में आ चुके थे। और जब वो लोग अपनी क्लास डी में जाते हैं तो टीचर उन्हें बताती है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है और इसी कारण से किसी भी स्टूडेंट्स को उसके पॉइंट्स नहीं मिले। इतने में हम देखते हैं कि शाम को इचिनो से अयानो जी के पास आती है और उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे कोई प्रपोज कर रहा है पर मैं काफी ज्यादा डर चुकी हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो कौन हो सकता है। और उस इंसान ने इचिनो को लव लेटर भी लिखा था। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आ चुकी होती है और जैसी वो इचिनो और अयानो जी को साथ में देखती है उसे लगा था कि ये दोनों दोस्त है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और इसीलिए वो लड़की रोने लगती है। और हाँ, इसी लड़की ने इचिनो को लव लेटर भी लिखा था। भाई क्या होगा इस जनरेशन का। उसके बाद हम स्टूडेंट काउंसिल को दिखाया जाता है और तब हमें पता चलता है कि आखिरकार क्लास डी को उनके पॉइंट्स क्यों नहीं मिल रहे। दरअसल क्लास डी के एक स्टूडेंट ने जिसका नाम सूडो था उसने कुछ बच्चों को बहुत बुरी तरह से पीटा है और अब उस पर केस चालू हो चुका है। और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक क्लास डी के किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और अगर गलती से भी सूडो गिल्टी प्रूव हो गया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन अयानो जी अपनी क्लास में जाता है और वहाँ पर टीचर उन सभी स्टूडेंट्स को ये बताती है कि आखिरकार सूडो ने क्या किया है। सूडो ने कुछ दिनों पहले क्लास सी के कुछ स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह से पीटा था और इसी बात पर क्लास सी के स्टूडेंट्स ने सूडो पर कंप्लेंट कर दी और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक क्लास डी के किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। पर सूडो बार बार यही कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसने उन लोगों को इसीलिए मारा है क्योंकि पहले उन लोगों ने ही उस पर अटैक किया था और ये एक सेल्फ डिफेंस में कंसिडर होगा। और उसके बाद टीचर क्लास डी को उस केस के रिगार्डिंग पूरी की पूरी बातें बताती है और कुशिडा भी बाकी स्टूडेंट से हेल्प मांगती है और वो कहती है कि क्या किसी भी स्टूडेंट ने सूडो की फाइट को देखा था ताकि वो उनका विटनेस बन जाए। वो टीचर उन सभी को बताती है कि अगर क्लास डी सूडो के खिलाफ एक हफ्ते के अंदर सबूत कलेक्ट कर पाए तो स्कूल सूडो को सस्पेंड नहीं करेगा और अगर क्लास डी ऐसा नहीं कर पाए तो सूडो को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगले ही सीन में हम क्लास सी के एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम रोइन था और ये सभी का सभी प्लान उसका ही था क्योंकि वो सबसे पहले सूडो को स्कूल से निकालना चाहता था और उसके बाद क्लास डी से भी बदला लेना चाहता था। क्लास डी के सभी बच्चे सूडो वाले मैटर के बारे में बात कर रहे थे और अयानो जी होरिकिटा से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें सूडो को बचाना ही होगा और अगर हमने ऐसा
नहीं किया तो क्या पता हमें पॉइंट्स मिले ही नहीं और उसी के साथ साथ हम क्लास ए तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि एक गलती के कारण हमारे कुछ पॉइंट्स माइनस में भी चले जाएंगे। उसके बाद क्लास डी के सभी स्टूडेंट्स सूडो को सही प्रूव करने के लिए एविडेंसेस को कलेक्ट करना शुरू कर लेते हैं और इचिनो से भी वहां पर आती है, हाँ वही क्लास बी वाली, और क्लास डी की मदद करना शुरू कर देती है। और वो ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि अयानो कोजी ने भी उसकी बहुत मदद की थी वो लव लेटर वाले मामले में। और उसके बाद इचिनो से स्कूल के नोटिस बोर्ड पर ये छाप देती है कि अगर किसी को भी सूडो के खिलाफ प्रूफ मिला तो वो उन्हें मेल कर सकता है। और उसके कुछ मिनट बाद ही उन्हें एक मेल आ जाती है। एक बंदा ये कह रहा था कि सूडो के अटैकर्स भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि सूडो उन लोगों को अकेला ही पीट सकता था। और बातों ही बातों में अयानो कोजी इचिनो के पॉइंट भी देखता है और उसके पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। ये देखकर अयानो कोजी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये संभव भी है कि किसी बंदे के इतने ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि इचिनोसे के पॉइंट्स काफी ज्यादा हाई होते हैं। और वो यही सोचा था कि आखिरकार इचिनोसे ने ऐसा भी क्या किया होगा कि उसके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं। उसके पास टोटल 2 मिलियन पॉइंट्स थे। भाई घर जाएगा इसमें। हम देखते हैं कि क्लास डी के सभी स्टूडेंट्स अयानो कोजी के रूम में थे और वो लोग सूडो के केस के रिगार्डिंग बातें कर रहे थे। इतने में ही वहाँ पर होरिकिटा आती है और वो अयानो कोजी को बताती है कि हमें एक ऐसी लड़की के बारे में पता चला है जिसने की सूडो वाले मैटर को देखा था। और अगले ही दिन हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो कि हॉल में घूम रही थी। और हाँ, यही वही लड़की थी जिसके खिलाफ सूडो के लिए एक एविडेंस था और उसके पास बहुत से प्रूफ भी थे। कुशिडा जल्दी से साकुरा के पास जाती है और उसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती है और वो उसे पूछती है क्या तुमने सूडो की लड़ाई को देखा है। पर साकुरा उसकी सभी बातों को टाल रही थी। कुशिडा उसे बहुत कन्विंस करने की ट्राई करती है पर साकुरा बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है और उस जगह से भागना शुरू कर देती है। पर भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है और साथ ही साथ उसका कैमरा भी अब टूट चुका था। और हाँ, शायद से वो एविडेंस भी उसी कैमरे में थे। और वो अपने मन में कहती है मुझे लफड़ों में नहीं पड़ना और मैं अपने सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताऊंगी। उसके बाद साकुरा अयानो कोजी कुशिडा को लेकर अपने साथ उसका कैमरा ठीक करवाने के लिए ले जाती है। पर तभी अयानो कोजी साकुरा से पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे इस कैमरे को ठीक करवाने के लिए अपने साथ क्यों लाया, क्योंकि मैं तो इसमें कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। और उसके बाद वो लोग कैमरा रिपेयर करने के लिए एक शॉप पर जाते हैं और शॉप का ओनर उनसे कहता है कि इस कैमरे की बैटरी उड़ चुकी है और अगर तुम्हें इसे ठीक करवाना है तो सबसे पहले तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट वर्क को निपटाना होगा। पर वो शॉप का मालिक साकुरा को बहुत क्रीपी वे से देख रहा था और अयानो कोजी को पता चल चुका था कि साकुरा ने उसे और कुशिडा को अपने साथ क्यों लाया है। और वो बंदा साकुरा को एक फॉर्म फिल करने के लिए देता है पर साकुरा काफी ज्यादा घबरा जाती है। पर साकुरा को पता था कि अगर इसने अपना नाम, ग्राम और फोन नंबर इस फॉर्म में फिल कर दिया तो वो बंदा उसे बहुत ज्यादा धमका सकता है। और शॉप ओनर का मोटिव भी काफी बुरा था और अयानो कोजी पूरी की पूरी बात समझ चुका था और इसीलिए वो जल्दी से साकुरा के हाथ से पेन को लेता है और उस पूरे के पूरे फॉर्म को फिल कर देता है और उस पूरे के पूरे फॉर्म में अपना एड्रेस और अपनी डिटेल्स फिल कर देता है। और उसी बीच साकुरा और अयानो कोजी की दोस्ती भी बढ़ना शुरू हो चुकी थी। पर अयानो कोजी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा मैन कैरेक्टर एकदम सिग्मा और चैट बंदा है। और उसके बाद साकुरा अयानो कोजी से पूछती है कि मुझे सूडो के केस में क्या करना चाहिए, कि क्या मुझे उसकी हेल्प करनी भी चाहिए या फिर नहीं। और इसी बात पर अयानो कोजी उसे सजेशन देता है कि जैसा तुम्हारा दिल करता है और ये तुम पर ही निर्भर करता है कि क्या तुम उसकी हेल्प करना चाहती हो या फिर नहीं। और वो उसे ये भी बताता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो क्लास डी क्लास ए तक पहुंच सकती है और अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगी तो क्लास डी शायद से क्लास डी बनकर ही रहेगी। और उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं और कुशिडा अयानो कोजी के रूम में आती है क्योंकि उसे अयानो कोजी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी थी। कुशिडा अयानो कोजी से कहती है कि मैं गूगल पर कुछ रिसर्च कर रही थी और मुझे अपनी रिसर्च के कारण साकुरा की कुछ पिक्चर्स मिली और साकुरा की वो पिक्चर्स काफी बढ़िया थी और उन पिक्चर्स में बिल्कुल ही अलग इंसान लग रही थी। पर तभी साकुरा कुशिडा को मैसेज करती है और अब वो सूडो के केस में उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि सूडो का केस अब शुरू हो चुका है और वो वहाँ उस रूम में स्टूडेंट काउंसिल के कुछ मेंबर्स भी थे और केस शुरू होता है। और इस केस के दौरान दोनों पार्टीज यानी कि क्लास सी और क्लास डी आपस में चर्चा करना शुरू कर लेते हैं और वो पूरा का पूरा डिस्कशन क्लास सी के फेवर में जा रहा था क्योंकि क्लास डी की साइड से उस काउंसिल में कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होरिकिटा जिसे कि सूडो केस लड़ना था वो काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी क्योंकि उसका भाई यानी कि वो हेड बॉय स्टूडेंट काउंसिल का एक बहुत ही खास बंदा था और वो उसे काफी ज्यादा डरती थी और वो अपने भाई के सामने कुछ भी नहीं कह पाती। अयानो कोजी को ये बात पूरी की
पूरी पता चल चुकी थी कि अगर उसने टाइम पर कुछ भी नहीं कहा तो क्लास डी ये पूरा का पूरा केस हार जाएगी। और उसे ये भी पता था कि आखिरकार होरिकिटा कौन से हालातों से गुजर रही है, तो वो उसे थोड़ा मोटिवेट करने का ट्राई करता है, पर उसका मोटिवेट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, पर वो तरीका काम कर जाता है और होरिकिटा उठ जाती है। और उसके बाद होरिकिटा अपने होश में वापस आ चुकी थी और वो सूडो के फेवर में काफी कुछ बोलना शुरू कर लेती है, और जिसकी हेल्प से वो केस पूरा का पूरा न्यूट्रल बन जाता है। और उसके बाद क्लास डी अपना ट्रम्प कार्ड यानी कि साकुरा को वहाँ पर बुलाते हैं, और साकुरा वहाँ खड़े हर इंसान को बताती है जब लड़ाई हुई तब मैं वहीं थी और सूडो ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है। पर साथ ही साथ वो काफी ज्यादा नर्वस भी हो रही थी और कोई भी उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और इसी बात पर वो अपने जेब से एक मेमोरी कार्ड निकालती है, और उस मेमोरी कार्ड में एक ऐसा फोटो था जिसमें कि क्लास सी के स्टूडेंट सूडो को मार रहे थे। उसके बाद वहाँ खड़ा एक बंदा केस को रफा दफा करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि सूडो को 2 वीक के लिए स्कूल से निकाला जाए और क्लास सी के स्टूडेंट को 1 वीक के लिए। पर तभी होरिकिटा वहाँ पर खड़ी होती है और वो कहती है कि अगर किसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो वो क्लास सी के स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि सूडो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो बिल्कुल बेकसूर है और क्लास सी सूडो को जानबूझकर फंसा रही है। और उसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग एक दूसरे से लड़ना चालू हो जाते हैं, और तभी वो हेड बॉय सबको शांत कर लेता है और वो कहता है कि अभी तक तुमने एक एविडेंस भी नहीं लाया है और इसकी हेल्प से कुछ भी प्रूफ नहीं होता, तो मैं अपना फैसला कल शाम 4 बजे सुनाऊंगा, और अगर तुमने प्रूफ नहीं लाया तो मैं सबको ही सस्पेंड कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा अपनी पोस्ट के कमेंट्स पढ़ रही थी, और यार तुम लोग भी कमेंट्स कर लो ताकि मैं पढ़ सकूं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके कमेंट्स में एक इंसान बार बार कमेंट्स कर रहा था और वो साकुरा से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड था, जिसे देखकर साकुरा काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। और वो अपने स्कूल के लॉकर में देखती है कि किसी इंसान ने उसके बहुत से फोटोज लिए हैं, कि देखकर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके बाद हमें अयानो कोजी और होरिकिटा को दिखाया जाता है जो कि उसी लोकेशन के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर कि सूडो और क्लास सी के स्टूडेंट के बीच लड़ाई हुई थी, और वो लोग उस इंसिडेंट के रिगार्डिंग कुछ प्रूफ ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वहाँ तो कुछ प्रूफ ही नहीं मिलता। और तभी अयानो कोजी होरिकिटा से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि पूरे के पूरे स्कूल में कैमरा है, बस इसी लोकेशन पर कैमरे नहीं है। और इसे सुनकर होरिकिटा को एक आइडिया आता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास सी के स्टूडेंट्स वहाँ पर आ चुके हैं और ये सब कुछ काम कुशिडा ने किया था। वो लोग सोच रहे थे कि कुशिडा उन लोगों से वहाँ पर मिलने आई है, पर ये सारा प्लान अयानो कोजी का ही था। और वो उन तीनों लड़कों से कहता है कि यहाँ कुशिडा नहीं आएगी और मैं नहीं, तुम सभी को यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और होरिकिटा ने बेसिकली ये प्लान बनाया था कि उन लोगों ने वहाँ पर कुछ फेक कैमरे उसको फिक्स कर लिया था, पर उन लोगों को अयानो कोजी के साथ कोई भी बात करने में इंटरेस्ट नहीं था और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर इतने में ही होरिकिटा पीछे से वहाँ पर आती है और वो उन तीनों लड़कों को रोक देती है। वो उनसे कहती है अगर तुम इस मोमेंट पर यहाँ से जाओगे तो तुम लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पछताओगे। और उसके बाद होरिकिटा उन लोगों को सीसीटीवी कैमरे के बारे में बताती है और वो कहती है कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और उन कैमरों में पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है उस इंसिडेंट की जब तुम लोगों ने सूडो को मारा था। और इसे देखकर वो तीनों स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक्ड में आ चुके थे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि वो लोग किसी भी हालत में बच नहीं सकते। उन तीनों को यही लग रहा था कि अब वो लोग स्कूल से सस्पेंड होने वाले हैं। और इतने में ही उनमें से एक स्टूडेंट कहता है नहीं, मुझे सस्पेंड नहीं होना, मैं सबको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अयानो कोजी को ये पता था कि अब इन तीनों की बहुत बुरी तरह से फट चुकी है और वो लोग अब काफी ज्यादा नर्वस भी आ चुके थे। और होरिकिटा उन्हें बताती है कि अगर तुम लोगों को सेफ रहना है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक ही रास्ता है कि तुम लोगों को अपना केस वापस लेना होगा, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो ना तो तुम्हें और ना ही तो सूडो को किसी को भी कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास सी के स्टूडेंट अपनी पूरी की पूरी कंप्लेंट को वापस ले लेते हैं और ये मामला पूरे की पूरी तरह से निपट जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास डी की टीचर ने होरिकिटा को अपने पास बुलाया था और वो उसे पूछने लगती है कि आखिरकार कि तुमने ये सब कैसे किया और आखिरकार ये प्लान सोचा किसने, और वो उसे पूरी की पूरी बात बता देती है। और उसके बाद वो टीचर होरिकिटा से कहती है कि अगर तुम्हें क्लास ए तक पहुंचना है तो तुम्हें अयानो कोजी के बारे में हर एक चीज को नोटिस करना होगा, क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा खतरनाक है। और टीचर कहती है क्या तुमने कभी सोचा है कि अयानो कोजी जैसा परफेक्ट स्टूडेंट क्लास डी में क्यों है? और मुझे लगता है कि अयानो कोजी इस पूरे के पूरे स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। उसके बाद हमें अयानो कोजी को दिखाया जाता है जो कि उस हेड से मिलता है और वो हेड बॉय उससे कहता है क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल में सेक्रेटरी की पोजीशन एक्सेप्ट करते हो और तुमने इस केस को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। पर अयानो कोजी कहता है कि मुझे ऐसी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो पूरा का पूरा क्रेडिट होरिकिटा को दे देता है और वो कहता है ये पूरा का पूरा प्लान होरिकिटा ही का था। और भाई साहब अयानो कोजी बहुत खतरनाक इंसान है, देखो तुम आगे क्या होता है। और उसी के साथ साथ वो स्टूडेंट काउंसिल के ऑफर को भी ठुकरा देता है और हम देखते हैं क्लास सी के स्टूडेंट रुइन के पास आ चुके हैं और हाँ इसी ने पूरा का पूरा प्लान बनाया था। और अब वो क्लास सी के स्टूडेंट रुइन से माफी मांगते हैं और रुइन उनसे बस यही पूछता है कि आखिरकार उनके साथ ऐसा किसने किया और वो होरिकिटा का नाम बता देते हैं। और उसके बाद
बाद रुइन का बॉडीगार्ड उन तीनों लड़कों को बहुत ओपी तरीके से मारना शुरू कर लेता है और उसके बाद रुइन क्लास ए की एक स्टूडेंट से मिलता है और इन लोगों की दुश्मनी बहुत पुरानी थी और रुइन उनसे कहता है पहले मैं क्लास डी को तबाह करूंगा और उसके बाद क्लास ए की बारी। पर वो लड़की उसे हंसते हुए कहती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम ऐसा कर भी पाओगे। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यानुकोजी और होरिकिटा अपने रूम में वापस जा रहे थे और यानुकोजी से कहता है कि तुम्हारे प्लान तो काफी ज्यादा जबरदस्त था और होरिकिटा को अब सब कुछ समझ आ चुका था कि यानुकोजी ने उसे मैनिपुलेट किया है और अब तक जो भी एक्शंस उसने अपनी पूरी की पूरी स्कूल लाइफ में किए हैं वो सब कुछ यानुकोजी ही चाहता था। होरिकिटा उसे पूछती है आखिरकार तुम हो कौन। उसके बाद हमें यानुकोजी की एक लाइफ के बारे में बताया जाता है और वो काफी ज्यादा डार्क फ्लैशबैक था। हम देखते हैं कि यानुकोजी एक व्हाइट रूम में था और उसके चारों ओर बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और वो भी तब छोटा ही था और अचानक से उनमें से एक लड़का नीचे जमीन पर गिर जाता है और यानुकोजी उस लड़के को बिल्कुल इमोशनलेस होकर देख रहा था। और अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि यानुकोजी होरिकिटा से कहता है मैं तुम्हारी हेल्प क्लास ए तक पहुंचने में करूंगा पर अगर तुमने मेरी रियल लाइफ के बारे में जानने की थोड़ी बहुत भी कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यानुकोजी बहुत ही खतरनाक इंसान होता है क्योंकि इसकी बैक स्टोरी और इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है और इसी के साथ साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यही खत्म होता है। और अगर तुम्हें ये पसंद आया तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और इस गरीब के लिए एक लाइक तो बनता है।